विद द कैलकुलस एज अ की। आपने देखा एनसीईआरटी में हर चैप्टर के स्टार्टिंग में कोड लिखा रहता है साइंटिस्ट। सर क्या लिखा है? विद द कैलकुलस एज अ की मैथमेटिक्स कैन बी सक्सेसफुली अप्लाइड टू एक्सप्लेनेशन ऑफ द कोर्स ऑफ नेचर। कैलकुलस की हेल्प से जो मैथमेटिक्स है उसको आप फिजिकल वर्ल्ड में लगा सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। फिजिक्स में ज्यादातर जगह पे, मोस्ट ऑफ द जगह पे आप देखोगे इंटीग्रेशन लगता है ना, डिफरेंशिएशन भी कई जगह पर लगता है, तो वो उसके लिए कैलकुलस है, ये सब कैलकुलस के अंदर आता है। तो कैलकुलस जब हमने स्टार्ट किया था तो इसमें स्टार्ट था क्लास 11th का लिमिट्स से। लिमिट्स फिर डिफरेंशिएशन काफी कुछ पढ़ा हमने, काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें, और उसका भी टेस्ट भी आने वाला है नेक्स्ट मंडे को आपको, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएशन के टेस्ट हो गए और टेस्ट नहीं हो गए, डिफरेंशिएशन पढ़ लिया हमने। अब उसके बाद ये अगला चैप्टर है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो इसमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए, है ना, एक कम से कम एक बेसिक मिनिमम लेवल का आना चाहिए, तो उतना ही इसमें यूज होता है, ठीक है, उससे ज्यादा यूज नहीं होता है। हाँ, तो अब दोबारा याद आ जाएगा, बेसिकली वापस पढ़ेंगे। हाँ, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 5 टॉपिक है, हेडिंग डाली 5 टॉपिक्स है जो पढ़े जाते हैं। सबसे पहला है, बातें नहीं है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, हाँ लिखिए। दूसरा है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, अप्रोक्सीमेशन एंड डिफरेंशियल। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। फोर्थ है टेंजेंट एंड नॉर्मल। एंड लास्ट है मैक्सिमा एंड मीन। तो ये 5 चीजें हैं जो किसी भी फंक्शन के बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। मत भूलिए, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहे। तो ये 5 चीजें हैं जिससे हमें किसी फंक्शन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। इसलिए इस चैप्टर का एक और नाम होता है पोस्टमार्टम ऑफ फंक्शन। सर ये वाला तो लिखवाना चाहिए था ना, ये अच्छा लगता है ना, पोस्टमार्टम वाला चैप्टर पढ़ा है तो, लेकिन उस नाम से नहीं बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में यही है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी फंक्शन का ग्राफ बनाना है हमें, तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे चेंज हो रहा है, अप्रोक्सीमेशन डिफरेंस, कहां पर इंक्रीजिंग है, कहां पर डिक्रीजिंग है ना, टेंजेंट नॉर्मल क्या बनेगी, कब मैक्सिमम है, कब मिनिमम है, ये सारी चीजें बताते हैं। तो एक्चुअल में ये सारी चीजें आपके इसमें दिया हुआ है, सब 5 टॉपिक दिया हुआ है। लेकिन 2020 में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो ये वाला सिलेबस हटा गया, जो कि सिंपल था उसको हटा दिया है, ये भी सिंपल था इसको भी हटा दिया। तो ये दोनों टॉपिक हटे हैं, ये दोनों टॉपिक हम नहीं पढ़ेंगे। ये तो इससे तो वैसे भी क्वेश्चन नहीं आता था, अप्रोक्सीमेशन डिफरेंशियल करके आपके एक एक्सरसाइज है, हर एक चैप्टर पर एक एक एक्सरसाइज दी हुई है एनसीईआरटी, ठीक है। तो उस एक्सरसाइज को हमें लगाना है, तो इसकी एक एक्सरसाइज है, इस पर हार्डली क्वेश्चन वैसे भी आता था अभी तक, है ना, कभी कभी आया था, 5 साल में एक बार गलती से आ गए, ताकि बच्चे चैप्टर ना हटा दें उसको वहां से, इसलिए एक एक आते चलो ये भी है सिलेबस में। और ये वाला एक था जिससे क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी इसको हटा दिए थे, तो हमें इन 3 के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमम। जो ध्यान से सुनेगा उसको ये चैप्टर समझ में आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादातर थ्योरी चीजें, थ्योरी वाली चीजें और कुछ कुछ कैलकुलेशन वाली। आप देखेंगे इसमें ज्यादातर आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। सब्जेक्टिव मतलब कि स्टेटमेंट लिखा रहता है ना, उससे आपको क्या करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन में क्या था, आपको फंक्शन बना के दिया था, है ना, और बोल दिया था कि आप डिफरेंशिएट कर दो। यहाँ पर क्या है, पहले आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा, उसको पढ़ के पहले फंक्शन बनाना पड़ेगा, और फिर फंक्शन बनाने के बाद उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चंस में ये रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, हमारा जो इसमें 3rd टॉपिक दिखा रहे हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है। तो 6.1 एक्सरसाइज आप हटा सकते हैं, जिसमें 17-18 क्वेश्चन थे। 6.2 एक्सरसाइज है जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर बेस्ड है, तो यही हम हेडिंग डालेंगे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हेडिंग डालेंगे। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन।
रहा है। सर वो सर एक पेन ब्लैक है ना वो मांग रहा होगा ये ट्रेनिंग को बंद इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसमें एक छोटी सी एक्सरसाइज है 6.2 जिसमें 19 क्वेश्चंस हैं बस। 19 है छोटी ही है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन देखेंगे होता क्या है। ठीक है, कि हाँ भाई ऐसा फंक्शन है, जब इसका ग्राफ ऐसा दिखेगा, ऐसी चीजें होंगी तो इंक्रीजिंग होगा, और इस तरह का होगा तभी डिक्रीजिंग होगा। फिर वो देखने के बाद हम करेंगे कि कैसे उसको निकाला जाए। कोई फंक्शन दिया हो तो कैसे निकालेंगे कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। तो उसमें सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए, कुछ डेफिनेशंस हैं। तो पहली डेफिनेशन डालिए, इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन, देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, लिखिए इसमें देखिए, if graph of the function increases, graph of the function increases, ब्रैकेट में लिख लीजिए goes upward, UPWRD, goes upward, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। If graph of the function increasing goes upward, when we increase the, when we move from left to right, ये लिखिए, graph of the function increases when we move from the left to right, the function is called increasing function. ठीक है, इसका ये डायग्राम बनाइए। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, है ना, तो फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे एग्जांपल दिख रहा है ना, आप आगे जाएंगे तो फंक्शन कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। हम कहां मूव कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट, है ना। या फिर इसको ऐसे ही बोलते हैं कि जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो x की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी कि कम होगी, बढ़ेगी ना। लेफ्ट से राइट जाएंगे कहीं से भी, यहां से मान लो -5 है तो आगे जाएंगे -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3, 4 बढ़ेगी। तो x की वैल्यू बढ़ाने पर, तो बताइए अगर मैं बढ़ाऊंगा तो y की वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से कुछ आएगी। जब आप आगे जाओगे x की वैल्यू बढ़ जाएगी तो y की वैल्यू भी और ऊपर आ जाएगी, है ना। और फिर और आगे करेंगे, x की वैल्यू और बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू बढ़ जाए, ऐसे भी बोल सकते हो, है नहीं। तो सिंपल सी बात है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो फंक्शन जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। इस तरह के फंक्शन को क्या बोल देते हैं, इंक्रीजिंग। ये वाला डायग्राम बना लीजिए। इसमें मान लीजिए 2 पॉइंट है, ये x1 है और ये x2 है। इसमें दिख रहा है मुझे x2 ग्रेटर देन x1 है, तो x2 पर जो वैल्यू आएगी, अगर ये y fx फंक्शन है, x2 रख देंगे तो कितना आएगा, fx2, और x1 रखेंगे तो कितना आएगा, fx1। ये y की वैल्यू है तो किसका y ज्यादा है, x2 का y ज्यादा है। तो अगर ऐसा होता है उसको बोल देते हैं इंक्रीजिंग। यहां पर इक्वल का साइन लगाइए। डिक्रीजिंग फंक्शन, तो अब समझ में आ गया होगा कि अगर लेफ्ट से राइट मूव करते हैं और ग्राफ कहां जाए, डाउनवर्ड जाए, नीचे की तरफ जाए, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। अपने हिसाब से डेफिनेशन लिख लीजिए, जैसे ऊपर लिखा हुआ है उसी तरह से लेफ्ट टू राइट करना है। हाँ, हमेशा लेफ्ट से राइट ही जाना है। लेफ्ट राइट होता है ना, राइट लेफ्ट तो होता नहीं। कैसे बना, ऊपर से ऐसे ही, लेकिन इसको ऐसे बना सिंपल से बना तो वहां पे आगे x1 और x2। तो यहां पर दिख रहा है, देखो x1 इज ग्रेटर,
यहाँ पर कौन सा बड़ा है? x2 बड़ा है, x2 इज ग्रेटर देन x1 है, तो किस पर वैल्यू ज्यादा आएगी? सर x1 पे, x1 पर ज्यादा आएगी। तो अगर ये y इज इक्वल टू fx1 है, fx है, तो x2 रखेंगे तो क्या आएगा? fx2, और x1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? fx1, और कौन सा बड़ा है? fx1 है ना? ये बात आ रही समझ में? x1 रखने पर y की वैल्यू ज्यादा आएगी fx1, क्योंकि y इसका ऊपर है, तो इसका y ऊपर है, तो इसका fx1 ऊपर होगा। और यहाँ पर इक्वल का साइन लगा दीजिए। इस इक्वल का साइन अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है? इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ से आगे जाएंगे तो ग्राफ नीचे जाएगा, उसको बोल देते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है? अगर ये पॉइंट x1 है, ये पॉइंट x2 है, और ये फंक्शन है y इक्वल्स टू fx1, ठीक है? बताओ x1 रखते हैं तो y1 मिलता है, कितना मिलेगा? x1 रखेंगे तो y1 कितना मिलेगा बताओ? fx1 मिलेगा, ये बता रही समझ? x2 रखेंगे तो क्या मिलता है? y2 मिलेगा, y2 कितना आएगा? fx2। तो अगर ये y1 है और ये y2 है, तो बताओ कौन सा बड़ा है? y1 बड़ा है, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाते हैं तो वैल्यू बढ़ती है ना, ऊपर जाते हैं वैल्यू बढ़ती है, तो y1 बड़ा है, y2 छोटा है। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं कि y2 इज छोटा देन y1, लेस देन y1। y2 लिख दिया मैंने, कितना? fx2। सही लिखा है यार, देखो x एक्सिस में अगर ये 1 होगा तो ये 3 होगा, है ना? इधर से इधर जाते हैं तो बढ़ती है ना वैल्यू। आई ना समझ? आ गया दीपक? इसको याद रख लो बस, है ना? ये ना, अगर ग्राफ नीचे लहराते हुए जा रहा है तो डिक्रीज होगा। क्या नारी नारी लग रहा है? अगली हेडिंग डालिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाँ, थर्ड हेडिंग डालिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब इक्वल टू का साइन है, हाँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग समझाते हैं। देखिए ये जो ग्राफ है जो हमने पहले बनाया था, ऐसा कुछ था, तो मैंने देखा यहां से इधर देखिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आए तो वैल्यू हमेशा बढ़ी, है ना? लेकिन बी के बाद देखो आप हर एक पॉइंट पे निकालोगे तो सेम आएगी, कांस्टेंट हो गया ये तो, है ना? अब तो ना तो बढ़ रहा है ना तो कम हो रहा है। तो ये यहां से यहां तक बढ़ रहा था, ठीक है, इंक्रीज हो रहा था। यहां पर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, और फिर आगे क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो ये इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब हमेशा बढ़े, लेकिन ये बढ़ रहा है और फिर कभी कभी कांस्टेंट हो गया, फिर लेकिन ये बोल रहे हैं कि कम नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, तो ये तो है। तो इसीलिए पहले जो हमने लिखा था उसको लिखा था मैं इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है कि ग्राफ ऊपर बढ़ भी सकता है और बीच बीच में कांस्टेंट हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल दिया तो हर एक पॉइंट पर ग्राफ क्या होना चाहिए? बढ़ने चाहिए। जैसे बहुत बड़ी एग्जांपल इसका y इज इक्वल टू x लाइन, देखो आप ऊपर जाओ हर एक पॉइंट पर ग्राफ कहां जा रहा है? बढ़ेगा। इसको बोल देते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है? नोट कर लीजिए, इसमें डेफिनेशन लिखिए, इफ अ ग्राफ ऑफ द फंक्शन, पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ये हेडिंग डालिए और उसके अंदर डेफिनेशन लिखिए, फिर ये बनाना। If a graph of a function increases always, if graph of the function increases always without being constant, if graph of the function increases always without being constant, बस है क्या हो? अरे तो पता है ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग is called strictly increasing function। हाथ नहीं रुक रहा है तो लिख दो, ये डायग्राम बना लीजिए, और फिर इसी तरह से यहां पर आ जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, इसका डायग्राम बना लीजिए आपसे। दो वैल्यू नहीं दे रहे आप, समझा रहे थे अभी आप x1 x2। हाँ, इसमें ये भी समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये x1 है और ये x2 है, तो यहाँ पर x2 बड़ा है x1 से, और x2 पर y2 और x1 पर y1, तो कौन सा बड़ा आएगा? y2। हाँ, तो
y2 कितना आएगा, fx2 आएगा। y इज इक्वल टू fx1 अगर है, ये fx है, जब मैं x2 रखूंगा तो fx2, x2 पर वैल्यू ज्यादा आएगी और x1 पर वैल्यू कम आएगी। अब इसमें इक्वल का साइन नहीं लगेगा, इक्वल का साइन पिछले वाले में इक्वल लगाए थे। इक्वल का मतलब कि हाँ हो सकता है x1 और x2 रख रहे हैं तो fx1 बराबर fx2 भी आ जाए, है ना, जैसे उसमें हमने बनाया था, देखो जैसे ये बनाया था, तो ये x1 है और ये x2 है। तो देखो x1 पर वैल्यू निकालो चाहे x2 पर वैल्यू निकालो, दोनों पर वैल्यू सेम आ गई, है ना। तो फंक्शन उसमें कभी कभी बराबर हो सकते हैं। कांस्टेंट का मतलब ये है, कांस्टेंट बोलने का मतलब ये है कि अगर यहां से यहां तक कांस्टेंट हो तो x1 पर मान लो आपने निकाला 4 आया यहाँ पर, और x2 पर भी निकाला तो 4 आ गया। तो x1 और x2 पर दोनों फंक्शन कैसे आ गए, fx1 और fx2 दोनों सेम आ गए, तो उसमें कभी कभी इक्वल हो जाएगा। इक्वल हो जाएगा तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन अगर हमेशा ग्रेटर देन ही होगा तो ये हमेशा कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और इसी तरह से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, उसकी डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा और ये डायग्राम बना लीजिए। और यहाँ पर भी देख लेते हैं कि अगर x1 है ये और x2 और y इज इक्वल टू fx का ग्राफ है, तो इसमें x2 ग्रेटर देन x1, तो fx2 क्या हो जाएगा, लेस देन fx1। यहाँ पर भी इक्वल का साइन आ जाएगा। इन सब का कुछ लेना देना नहीं है हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने से, हाँ ये सिर्फ समझने के लिए कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है, दिखता कैसे है। अब हम हर फंक्शन को बना के देख तो सकते नहीं है ना, काश हम हर फंक्शन का ग्राफ बना सकते तो ये चैप्टर हमारा तुरंत हो जाता है, लेकिन हमने सीखा नहीं है हर फंक्शन ग्राफ। तो क्वेश्चन में ये पूछेंगे बताओ भाई कब ग्राफ इंक्रीजिंग है कब ग्राफ डिक्रीजिंग है। अगर ग्राफ बना लिया तो तुरंत बता देंगे, लेकिन इस चैप्टर की खासियत क्या है, बिना ग्राफ बनाए आप बता दो कब इंक्रीजिंग कब डिक्रीजिंग, वही हम पढ़ने वाला है। बिना पिक्चर को देखे आप बता सकते हो कि उसके अंदर क्या है। जैसे डिपेंड होता है ना, अक्षय कुमार की अगर पिक्चर है तो बिना देखे बता देंगे, उसमें कुछ ज्यादा स्टोरी वगैरह नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा होगा और फालतू की कुछ चीजें होगी, थोड़ी बहुत विजय होगी, अंत में विजय होगी। हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पे डेरिवेटिव जैसा तो कुछ आया नहीं ना, तो हमें कोई फंक्शन मिला ना हमने कुछ डिफरेंशिएट किया, तो देखेंगे वो कैसे आएगा, कैसे वो चीज प्रकट होगी वो भी पता चलेगा। तो फिर अगली हेडिंग डालिए। क्या हो गया, इधर उधर से मतलब नहीं पड़ता है, कोई भी वैल्यू ले लो, यहाँ अच्छा नहीं ले लो तो यहाँ ले लो, ये x1 ले लो और x2 ले लो, कोई भी दो वैल्यू आप इस तरह से लेते हो। अगर मान लो दूसरी, ये तो सही है ना, x2 बड़ा होगा x1 से, अगर x2 बड़ा x1 से तो fx2 बड़ा होगा fx1 से, सीधी सी बात, मतलब छोटा होगा। ओके अगली हेडिंग डालिए, यूजिंग डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव यूज करके कैसे बताएंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे काम की चीज है। देखिए अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है, बातें नहीं, देखिए इस तरह से फंक्शन बना हुआ है, ठीक कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वो हम देख लेंगे। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अगर क्वेश्चन में इक्वल का साइन लगे हर जगह तो आप क्या बोलोगे, इंक्रीजिंग, और इक्वल के साइन नहीं लगे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। उसके बारे में भी टेंशन मत लो, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाऊं तो इस तरह से बनेगा, ठीक है, टेंजेंट। और हम जानते हैं कि dy by dx, y इज इक्वल टू fx के लिए dy by dx क्या होता है, dy by dx क्या रिप्रेजेंट करता है, उससे मैंने बताया था। हाँ ये स्लोप रिप्रेजेंट करता है, dy by dx कैसे रिप्रेजेंट करता है, dy by dx इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, तो देखो y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 जैसा है, तो देखो ध्यान से
ये लाइन है, ये पॉइंट है x1, y1 और ये पॉइंट है x2, y2, ठीक है। यहां से परपेंडिकुलर डाल दिए, कनेक्ट कर दिया। अगर ये x1, y1 है तो ये लेंथ कितनी होगी? x1। अगर ये x2, y2 है तो ये लेंथ कितनी होगी? x2। अगर ये x2 है, ये x1 है तो ये कितना होगा? x2 माइनस x1। अगर ये x1, y1 है तो ये हाइट कितनी होगी? y1। और x2, y2 है तो ये हाइट कितनी रही होगी? y2। अगर इंटरनल लेंथ y1 है और ये y2 तो ये बची हुई कितनी हो जाएगी? y2 माइनस y1। अगर x2 माइनस x1 है तो ये लेंथ कितनी होगी? x2 माइनस x1। अगर ये लाइन एंगल थीटा बना रही है x एक्सिस, तो इसका स्लोप कितना होगा? tan थीटा होता है। अगर ये एंगल थीटा है और ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। अगर ये थीटा एंगल है तो इस ट्रायंगल में लगा दिया tan थीटा, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये क्या लिखा हुआ है? dy अपॉन dx जैसे लिखा हुआ है। तो dy बाई dx क्या रिप्रेजेंट करता है? टेंजेंट का स्लोप है ना, इसको हम लिखेंगे। तो यहां से पहली चीज हमें ये समझ में आई कि dy बाई dx represents slope of tangent at a particular point। किसी पॉइंट पर dy by dx क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो देखिए, अगर स्लोप रिप्रेजेंट करता है तो tan थीटा, इसमें एक और चीज समझिए, अगर ये स्लोप रिप्रेजेंट करता है तो इसका जो स्लोप होता है लाइन का, जो एंगल है वो कहां से कहां तक हो सकता है? सबसे कम कितना हो सकता है? 0 हो सकता है, अगर लाइंस पैरेलल हो जाए, ठीक है। अब इस लाइन को थोड़ा घुमाएंगे तो एंगल बढ़ेगा, एंगल बढ़ रहा है, और स्ट्रेट हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। इसको और घुमाएंगे तो और बढ़ जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रेट आ गया तो कहां से कहां तक हो सकता है? 0 से मैक्सिमम कहां तक हो सकता है? 180 तक हो सकता है। जैसे मान लो कि ये लाइन है, ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री बना रही है। अगर मैं इसको 180 डिग्री पूरा रोटेट कर दूं तो बताओ, 180 डिग्री मैंने पूरा घुमा दिया, यहां से पूरा घुमा दिया मैंने लाइन को, 180 डिग्री घुमा दिया। देखो घूम के ऐसी दिखेगी, जैसे मान लो ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है। अगर मैंने घुमा दिया तो ए पॉइंट इधर आ जाएगा और बी पॉइंट इधर आ जाएगा। क्या ये डिफरेंट लाइन है? बताइए, सेम है ना। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट जाता है यहाँ पर और ये भी इनफाइनाइट जाता है। लाइन का मतलब ये होता है, तो आप उसको 180 डिग्री घुमा दोगे तो सेम लाइन मिल जाएगी, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, 180 डिग्री घुमाने से उससे आगे घुमाओगे तो वो लाइन ऑलरेडी मिल चुकी हुई है पहले। तो एंगल जो होता है, इसका स्लोप जो होता है थीटा, ये हमेशा 0 से लेकर 180 तक होता है, 0 से लेकर 180 डिग्री तक होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 180 के बाद लाइन रिपीट होने लगती है जो पहले बन चुकी है ऑलरेडी, ना, जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखो, अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 180 डिग्री तक है, थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेकर 180 डिग्री, ठीक है। तो बताओ 0 से 90, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा कैसा होता है? पॉजिटिव। तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्लोप पॉजिटिव, मतलब dy बाई dx कैसा होगा? ये बताइए समझ। और अगर सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें, मतलब 90 से लेकर 180 तक, तो 90 से 180 में सेकेंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? नेगेटिव। तो स्लोप कैसा? नेगेटिव। तो dy बाई dx कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। ये बता रही समझ, इतना नोट करिए पहले। तो पहली चीज हमने देखी कि dy बाई dx स्लोप ऑफ टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है। फिर देखा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है, क्योंकि थीटा हमेशा 0 से 180 डिग्री तक होगा। हाँ, यूज होगा। इसी से कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड होगा। उस चीज, फाइनल चीज को याद रखना है बस, फाइनल चीज को याद रखना। तो लेकिन वो आया कैसे वो पता होना चाहिए, थोड़ा सा याद रहेगा तो अच्छा। क्या चाहते हैं? क्या बात कर रहे हो? आपको पता है दुनिया का सबसे पावरफुल जो वो होता है, क्या बोलते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट जिससे बनती है, सबसे पावरफुल मेटल वो होता है
वो कैसे बनता है मेटल ग्राउंड। मतलब जो कुछ भी होता है जैकेट होता है जिस उसका बनता होता है जिस एलिमेंट का बना होता है उससे कैसे बनता है जो स्पाइडर का जो वेब होता है ना उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है इसके केमिकल कंपोजिशन को कॉपी करके वो बनाते हैं। तो ये भी कहा जाता है कि जो आधा किलोग्राम वेब लेंगे पृथ्वी कवर हो सकता है। हाँ और ये सबसे मोस्ट पावरफुल होता है। इसका 10% की कॉपी करते हैं उसका नाम केवलार होता है जो उसका जिस मेटल का नाम जिससे वो बुलेट प्रूफ जैकेट बनती है। तो ये है ओरिजिनल दिखने में बहुत ऐसा दिखता है लेकिन ये सबसे पावरफुल मेटल है जो अभी तक हमारे पास मूवी में देखा है वो सब इसी को कॉपी करके बनाते हैं। जैसे कुछ घर ऐसे बनाते हैं जिसमें गर्मियों में ठंडे रहते हैं और ठंड में गर्म रहते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो भी एनिमल्स लोग जो बनाते हैं ना मिट्टी का कुछ दीमक वगैरह होती है तो मिट्टी का घर बनाती है उनका घर वैसा होता है उसको कॉपी करके बनाया गिफ्ट के plan। सब कुछ हमने कॉपी करके ही बनाया है और हम अपना नाम लिख देते हैं कॉपीराइट बाय सब क्या मेरे नाम पे कर रहे हैं आप? ऐसे जो हमने पृथ्वी बनाया है वो भी हमने कॉपी करके बनाया। एक होता है जानवर होता है जो ब्रिज बनाने में एक्सपर्ट होता है। अब सर्च करेंगे मिल जाएगी। डिस्कवरी देखेंगे हाँ बहुत देखा देखा था बचपन में हमें तो वही अच्छे लगते जानवर काटते खाते खाते पता नहीं क्या करते रहते अपना जंगलों में जाएंगे। कम से कम नेचुरल तो रहता है। सर नाटक तो फिर वो नाटक की नौटंकी क्या देखो सबसे बढ़िया बिग बॉस देखिए उससे अच्छा था वो देख के रियलिटी समझ में आएगी क्या बताओ। ऑपरेशन कर देते इतने बड़े लोग हैं इनके पास इतना पैसा है अभी बिल्ली कुत्ते बिल्ली की तरह से लड़ रहे हैं उससे तो ये समझ में आना चाहिए। आगे बढ़े बढ़ने के लिए समय इसके आगे हम कल आगे बढ़े ठीक है।